जैसे राष्ट्रवाद का उदय के कारण है इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ब्रिटेन की अजीब दास्तान, बाल्कन क्षेत्र में राजनीतिक तनाव और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और भी। तो आज हम लोग पहले टॉपिक से पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय कहाँ? यूरोप। तो ये आप देख रहे हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी सामूहिक भावना है जो एक भूभाग में रहने वाले विभिन्न लोगों को एक राजनीतिक संगठन का सदस्य बने रहने की प्रेरणा देता है और अपने देश से प्रेम करना भी सिखाती है। राष्ट्रवाद सीधे अर्थों में अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोग जिस देश में रहते हैं, जिस देश का अन्न, जल और हवा ग्रहण करते हैं, जिस देश में हमारे आवास हैं, जिस देश में हमारे व्यवसाय, जिस देश में रहकर हम जीविकोपार्जन करते हैं, जिस देश में रहकर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, वैज्ञानिक, लेखक वगैरह वगैरह बनते हैं, जो देश हमें ये सब करने का एक अच्छा अवसर देता है, उस देश के प्रति हमारे मन में प्रेम की भावना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उस देश के लिए त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। निश्चित से आप आंसर देने की होनी चाहिए। तो यही राष्ट्रवाद अगर हम संक्षेप में कहें तो कि अपने देश के प्रति जब हमारे मन में प्रेम की भावना है, त्याग की भावना है, समर्पण की भावना है, वही राष्ट्रवाद है। और यह राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। राष्ट्रवाद के अभाव में कोई भी राष्ट्र नहीं रह जाता। राष्ट्र तो तभी सही अर्थों में रह पाएगा जब वहां की जनता राष्ट्रवादी होगी। तो राष्ट्र, अब सवाल है कि यह राष्ट्रवाद का विकास कहाँ हुआ, कैसे हुआ? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि विश्व में राष्ट्रवाद का विकास सर्वप्रथम यूरोप में हुआ। राष्ट्रवाद का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? यूरोप में। यूरोप के ही लोग वे पहले लोग थे जो सही अर्थों में राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने अपने देश से प्रेम करना सीखा, अपने देश के लिए समर्पण और त्याग करना सीखा। कैसे सीखा? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास बहुत तेजी से होने लगा। क्यों होने लगा था? तो आप इसके कारण जो है वो आप देख रहे हैं। इसमें पहला कारण है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण यूरोप की बहुत बड़ी घटना थी। पुनर्जागरण ने पूरे यूरोप के इतिहास को बिल्कुल बदल कर रख दिया। घटना है 1400 ईस्वी से 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी। राष्ट्रवाद के विकास की दिशा में पहला कदम था। घटना पुरानी है, बात यहाँ 19वीं शताब्दी की हो रही है, लेकिन पृष्ठभूमि पहले से बनने लगी थी और उसमें राष्ट्रवाद के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण ने यूरोप वासियों की अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर किया, उन्हें वैज्ञानिक तथा तार्किक दृष्टिकोण का विकास किया। थोड़ी सी अगर हम लोग पुनर्जागरण पर चर्चा करें तो ये तो कहने की जरूरत नहीं है कि आज से हजारों साल पहले
ज्ञान विज्ञान के मामले में यूरोप दुनिया में सबसे आगे था। यूनान की सभ्यता, जो यूरोप की सभ्यता की जननी कहलाती है, यूरोप में यूनान में जिस ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ था वो अपने आप में बड़ा ही विलक्षण था। लेकिन मध्यकाल में 1300 से 1500 ईस्वी के बीच उस यूरोप में मुसलमानों के, तुर्कों के बड़े जबरदस्त आक्रमण हुए। इन आक्रमणों से यूरोप वासियों का ज्ञान विज्ञान से लुप्त हो गया, क्योंकि वो सब काम छोड़ करके अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए तुर्कों के साथ युद्ध करने लगे, जिसे इतिहास में धर्म युद्ध कहते हैं। क्योंकि यूरोप वाले धर्म से ईसाई, अब तुर्क मुसलमान यानी इस्लाम धर्म, लगभग 200 वर्षों तक ये युद्ध हुए। इन 200 वर्षों में यूरोप के लोगों ने सारा काम धाम छोड़ करके ज्यादातर केवल युद्धों में ही ध्यान लगाए रखे, जिससे कि उनका ज्ञान विज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गए, सब कुछ खत्म हो गए। लेकिन 1500 ईस्वी के बाद जब यूरोप में शांति होने लगी, तुर्कों के आक्रमण कम होने लगे, धीरे धीरे खत्म होने लगे, तब यूरोप के लोगों ने एक बार फिर से अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दिया। और जब शिक्षा की ओर ध्यान दिया तो फिर उन्हें ज्ञान विज्ञान का विकास बहुत तेजी से होने लगा। यही घटना पुनर्जागरण। उन 200 वर्षों में जब धर्म युद्ध शुरू था, चल रहा था, तब तो यूरोप का ज्ञान विज्ञान ही नहीं लुप्त हुआ था, वो अज्ञानी बन गए थे, अंधविश्वासी बन गए। लेकिन 200 वर्षों के बाद वहां शांति होने लगी, ज्ञान विज्ञान का विकास होने लगा, तब वो इन तमाम प्रकार की अज्ञानता और अंधविश्वासों से ऊपर उठने लगे। उन्हें नवीन वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण का विकास होने लगा। अब वो अपने राष्ट्र के बारे में भी सोचने लगे, अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने की दिशा में सोचने लगे, उनमें राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का विकास होने लगा। और पुनर्जागरण ने तो मानवतावाद का विकास करके संपूर्ण मानव के कल्याण की बातें होने लगी। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं तो पुनर्जागरण ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जो आगे चलकर और अधिक पल्लवित और पुष्पित हुई। तो पुनर्जागरण बहुत बड़ी घटना है राष्ट्रवाद के विकास। पुनर्जागरण के कारण ही वहां धर्म सुधार आंदोलन भी हुए थे। धर्म सुधार आंदोलन भी एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसने यूरोप वासियों को चर्च और पोप के अत्याचारों से छुटकारा दिलाया था। अब इस प्रकार से यूरोप के लोग हर तरह से स्वतंत्र हो चुके, अब राष्ट्रवादी बनने लगे। तो ये पुनर्जागरण बहुत बड़ी घटना थी, जिसने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई। अगर हम अगले कारणों की चर्चा करें तो वह है राष्ट्र राज्यों की स्थापना। कहने का मतलब कि 16वीं शताब्दी से पहले यूरोप में वैसा कोई राष्ट्र राज्य नहीं था। असंख्य छोटे छोटे टुकड़ों में यूरोप बटा हुआ था, जहाँ के राजा आपस में छोटे छोटे इलाकों के राजा होते और अपना ज्यादातर ध्यान तो केवल युद्ध करने में ही व्यतीत करते थे। आपसी ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष में ही उनका दिन बीतता था। लेकिन 16वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में अनेक राष्ट्र राज्यों की स्थापना होने लगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, इंग्लैंड, फ्रांस दो नाम यहाँ लिखे हुए हैं, और भी राष्ट्र राज्य थे। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पुर्तगाल, रशिया। और ये राष्ट्र राज्यों की स्थापना हो जाने से वहां केंद्रीय सरकार की जो थी उनकी शक्ति बढ़ने लगी। केंद्रीय सरकार शक्तिशाली हो गई। कुलीनों, सामंतों आदि की शक्तियां क्षीण होने, और इस प्रकार से इस राष्ट्र राज्यों की स्थापना होने से यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास बहुत तेजी से होने लगा। अब अगर हम
अगले कारणों की चर्चा करें तो आप देख रहे हैं कि तीसरा बहुत बड़ा कारण है, वह है फ्रांसीसी क्रांति। आपको मालूम है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस में हुई। वैसे तो अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो इतिहास में क्रांतियों का, विभिन्न देशों की क्रांतियों का, विभिन्न तरह की क्रांतियों का एक लंबा इतिहास था। लेकिन क्रांति का सही अर्थ तो परिवर्तन होता है, और ऐसा परिवर्तन जिसको कि हम कहें आमूल परिवर्तन, पूरा का पूरा काया पलट हो जाना, वही सही अर्थों में एक सच्ची क्रांति हो। फ्रांस की क्रांति भी एक ऐसी क्रांति थी, इसने न केवल पूरे फ्रांस को बदला बल्कि पूरे यूरोप का काया पलट कर दिया, और आगे चल करके तो सारी दुनिया का काया पलट हुआ। क्यों हुआ, क्या खास बात थी फ्रांस की क्रांति में? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार किया। फ्रांसीसी क्रांति ये तीन आदर्शों पर, ये तीन महान आदर्शों पर आधारित, क्योंकि आपको पता है कि फ्रांस में लुई 16वां का पहली निरंकुश शासन, लुई 16वां के निकम्मेपन से, उसकी अयोग्यता से, उसका निरंकुश स्वेच्छाचारी होने से फ्रांस की जनता बहुत पीड़ित, और खास करके वहां का मध्यम वर्ग तो बहुत ही नाराज था। मध्यम वर्ग में डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, वकील, व्यापारी, दार्शनिक वगैरह थे, और इन लोगों ने, ये लोग चाहते थे कि फ्रांस में एक ऐसी क्रांति हो कि फ्रांस की सड़ी गई व्यवस्था समाप्त की जा सके और एक अच्छी व्यवस्था लागू हो सके। और इस क्रांति को अनिवार्य बना देने में रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर ने तो बहुत बड़ी भूमिका निभाई। रूसो तो बहुत महान दार्शनिक था, उसने सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना की थी, और इस पुस्तक में रूसो ने राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांतों का खंडन किया। ये बहुत बड़ी बात है, दैवीय अधिकार का सिद्धांत। ये क्या है भाई? दैवीय अधिकार का सिद्धांत हम किसे कहते हैं? तो दैवीय अधिकार के सिद्धांत से मतलब होता है कि उस काल में लगभग दुनिया के हर देश में राजा जो है वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं इस धरती पर। और ऐसा तर्क देकर के राजा अपना निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन जनता पर थोपने का प्रयास करता था, निरंकुश बनकर शासन करना चाहता था। राजा जनता को ईश्वर का भय दिखा करके अपना स्वार्थ पूरा कर रहा था। लेकिन रूसो ऐसा पहला दार्शनिक था जिसने राजा के सिद्धांत का खंडन किया कि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं होता, राजा का विरोध करने से कोई ईश्वर नाराज नहीं होते, यह कोई देशद्रोह, धर्मद्रोह जैसा काम नहीं है। अगर राजा अत्याचारी है, दुराचारी है, निरंकुश है, स्वेच्छाचारी है, तो ऐसे राजा को राजगद्दी से उतार देने का अधिकार उस देश की जनता को है। तो रूसो ने अपने विचारों से फ्रांस की जनता को बड़ा ही प्रेरित किया क्रांति करने के लिए। यह बात करने में हमें कोई संकोच नहीं होगा कि यदि रूसो जैसा दार्शनिक फ्रांस में न होता तो शायद कभी फ्रांस में क्रांति भी न हो। तो फ्रांस में क्रांति तो हुई, लेकिन बड़े महान आदर्शों को लेकर, और वे महान आदर्श थे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। इन महान आदर्शों से प्रेरित होकर के
फ्रांस की जनता ने क्रांति की, क्रांति सफल रही। लुई 16वां और उसकी पत्नी को मृत्यु दंड दिया गया। फ्रांस में एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई, ऐसी व्यवस्था कि उसका अनुकरण दुनिया के अधिकांश देशों ने की। आप देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 में आपके देश का जब संविधान लागू हुआ और नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए गए, वो मूल अधिकार में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आज हमारे पास, तो कहीं न कहीं फ्रांसीसी क्रांति से ही। तो फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में बड़ी ही निर्णायक भूमिका निभाई है, जिस कारण फ्रांस में पूरे फ्रांस का पता पलट कर दिया, लेकिन साथ ही साथ इन तीन सिद्धांतों ने पूरे यूरोप को बदल कर रख दिया। यही से यूरोप के विभिन्न देशों में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई, जैसे इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा भी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फ्रांसीसी क्रांति यूरोप की एक बहुत बड़ी घटना थी और फ्रांसीसी क्रांति के कारण यूरोप में सही अर्थों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब हम लोग आगे चले मध्यम वर्ग का औद्योगिक क्रांति। आप यहाँ देख रहे हैं कि मध्यम वर्ग का उदय होने से कुलीनों के विशेषाधिकारों का अंत होने लगा और राष्ट्रीय एकता का प्रचार होने लगा। मगर यदि मैं चर्चा शुरू करूं तो इस पॉइंट की चर्चा मैं औद्योगिक क्रांति से करना शुरू करूंगा। औद्योगिक क्रांति कहां हुई? इंग्लैंड। और औद्योगिक क्रांति के कारण फिर औद्योगिकरण का नया युग दुनिया में शुरू हुआ। औद्योगिकरण का, जिस तरह से फ्रांसीसी क्रांति दुनिया की एक श्रेष्ठ क्रांति मानी जाती है, उसी तरह से आपके क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति दुनिया की एक श्रेष्ठ क्रांति मानी जाती है, जिसने सही अर्थों में सारी दुनिया में परिवर्तन लाया, सब कुछ बदला, एक नए युग का आगमन हुआ। जिस क्रांति से एक नए युग का आगमन होता है, पुरानी व्यवस्था अंत हो जाता है, एक नए युग का एक नई व्यवस्था की शुरुआत होती है। वास्तव में वही क्रांति एक श्रेष्ठ क्रांति होती है। तो जिस तरह से फ्रांसीसी क्रांति एक श्रेष्ठ क्रांति मानी जाती है, उसी तरह से औद्योगिक क्रांति भी एक श्रेष्ठ क्रांति मानी जाती है। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप में आगे चलकर सारी दुनिया में औद्योगिकरण का युग प्रारंभ, और यह मध्यम वर्ग इसी औद्योगिकरण की युग की ही देन। मध्यम वर्ग में उद्योगपति, व्यापारी, श्रमिक, सेवा क्षेत्र में लगे हुए बहुत से कर्मचारी आदि होता, और इन्होंने सामंतवादी व्यवस्था, कुलीन तंत्र आदि का विरोध किया, राजा के अधिकारों का समर्थन किया, आगे चलकर लोकतंत्र का समर्थन किया, जिस कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो राष्ट्रवाद के विकास में मध्यम वर्ग ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हम आगे चले उदारवादी विचारधारा। जैसा क्या देख रहे हैं, यह विचारधारा व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी का पक्षधर था। आर्थिक क्षेत्र में भी यह बाजार की आजादी के पक्ष में था। उदारवादी विचारधारा समय के अनुसार, खास करके अगर मैं चर्चा करना चाहूं तो 19वीं शताब्दी में यूरोप में उदारवादी विचारधारा का विकास। और जैसा कि यहाँ लिखा है, चर्चा इसलिए करनी है
कि यह जो उदारवादी विचारधारा थी, ये चाहती थी कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन करे और अपने व्यक्तित्व का विकास करे। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान समझे, क्योंकि इतिहास में आपने पढ़ा है कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग का एक लंबा इतिहास है और निम्न वर्ग की जनसंख्या हमेशा से सर्वाधिक रही है। इस निम्न वर्ग पर उच्च वर्गों के अत्याचारों का ही एक लंबा इतिहास है। उच्च वर्ग के लोग हमेशा से निम्न वर्ग के गाढ़े खून पसीने की कमाई पर ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते रहे और परिश्रम करने के बाद भी यह निम्न वर्ग के लोग भूखे या नंगे रहकर अपना जीवन गुजारते हैं। समय के अनुसार इस व्यवस्था में भी परिवर्तन होना था और हुआ। ऐसा हुआ उदारवादी विचारधारा। मैं पहले ही चर्चा कर चुका कि अगर मान लिया जैसे मैं बात करूं रूसो की, वॉल्टेयर की, मॉन्टेस्क्यू की, मानवतावाद के पक्षधर थे, ये उदारवादी विचारधारा के लोग थे। ये चाहते थे कि कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान माने जाएं, कोई उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग जैसे लोग न रहे। कम से कम कानून की दृष्टि में ये सब एक समान रहे और सबको अपने हिसाब से जीवन जीने की स्वतंत्रता मिले। आज की तारीख में है ऐसा। अमीर गरीब तो हमेशा से रहे, शिक्षित अशिक्षित हमेशा से रहे, अनुपात घटते बढ़ते रहे। मगर आज है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, कानून की दृष्टि में सभी एक समान माने गए हैं। और आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि सभी को अपने अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार भी मिला। हम किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो उदारवादी विचारधारा ने भी राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिस कारण से अपने राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब हम लोग आगे चले। स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा इतिहास रहा। हम लोगों ने भी देखा है, हमारा भी देश हजारों साल तक गुलाम और हजारों साल तक हम लोगों ने आजादी की लड़ाई की। आखिरी लड़ाई अंग्रेजों के साथ लड़ी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यदि अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज बना करके हिंसात्मक लड़ाई की। यूनान और बेल्जियम ने भी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी। यूनान टर्की के अधीन था और बेल्जियम हॉलैंड के अधीन था। मगर जैसे जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास होने लगा, राष्ट्रवादी भावनाएं जैसे जैसे लोगों की हृदय में हिलोरें मारने लगी, और ये गुलामी, ये दास्ता लोगों को स्वीकार करने के लिए उनका मन इनकार। आजाद होना है भाई, स्वतंत्र होना। और यही कारण है कि बेल्जियम की जनता ने ब्रुसेल्स, अपनी राजधानी ब्रुसेल्स में हॉलैंड के विरुद्ध जबरदस्त विद्रोह किया और इस विद्रोह में वो सफल हुए और 1830 में हॉलैंड एक स्वतंत्र देश बनकर उभरा। ये बेल्जियम एक स्वतंत्र देश बनकर उभरा। यही कहानी यूनान की भी है। यूनान टर्की के अधीन था, जिनकी भाषा अलग, जिनकी संस्कृति अलग, जिनका धर्म अलग, लेकिन यूनान को बलपूर्वक अपना गुलाम बनाए बैठा था। तब तक उनके अत्याचारों को बर्दाश्त करते रहे यूनान के लोग। यही कारण है कि यूनान ने भी 1821 में टर्की के खिलाफ आजादी की लड़ाई शुरू कर दी। 10 वर्षों तक ये लड़ाई चली। अंत में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की मदद से 1832 में यूनान भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। एक प्रश्न आता है कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, इसका क्या परिणाम हुआ था? तो कब हुई थी? 1832
32 में परिणाम क्या निकला? यूनान को टर्की से आजादी स्वतंत्रता मिली। ये तो स्वतंत्रता यूनान और बेल्जियम की जो स्वतंत्रता संबंधी जो घटनाएं आई, इन यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास में भी सहायक सिद्ध हुआ। इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा यूरोपीय देशों पर और उनमें एक राष्ट्रवादी भावना पनपने लगी। तो यूनान और बेल्जियम के स्वतंत्रता संग्राम में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास में बड़ी सहायक और निर्णायक भूमिका निभाई। आगे चलते हैं हम लोग नेपोलियन के सुधार। नेपोलियन कौन नहीं जानता नेपोलियन बोनापार्ट? फ्रांस का सम्राट, यूरोप का एक महान विजेता था। अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से लगभग सारा यूरोप को जीत लिया था। और नेपोलियन के बारे में एक कथन है जो लोगों को हमेशा याद रहता है कि नेपोलियन कहा करता था कि मेरी डिक्शनरी में असंभव जैसा शब्द नहीं। लेकिन नेपोलियन एक महान विजेता ही नहीं था, वो जितना बड़ा विजेता था उतना ही महान एक कुशल प्रशासक भी था, प्रशासनिक सुधारक भी था। नेपोलियन ने जिन जिन क्षेत्रों में अपनी विजय पताका लहराई थी, उन क्षेत्रों में उन्होंने अनेक सुधार के कार्य किए। और ये सुधार कोई साधारण सुधार नहीं थे, बड़ी ही क्रांतिकारी सुधार थे। उस कार्य की कोई भी व्यक्ति इन सुधारों की कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसे सुधार करने वाला दुनिया में कोई पैदा हो सकता है। आगे सुधार क्या किया उन्होंने? जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। जन्म पर आधारित इतिहास था। राजा की मृत्यु हो गई, उसका बेटा ही राजा, चाहे योग्य हो या ना। और ये बात केवल प्राचीन काल और मध्यकाल की ही नहीं है, कहीं न कहीं हमें आज भी। लेकिन नेपोलियन ने सुधार में बहुत बड़ा सुधार किया कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया कि आपकी योग्यता है तभी आपको विशेषाधिकार मिलेंगे। आपको विशेषाधिकार केवल इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि आप उस कुल में पैदा हुए, आप उस खानदान में पैदा हुए तो आप विशेषाधिकारी की योग्य हो। ऐसा नेपोलियन ने बिल्कुल समाप्त कर दिया। बहुत बड़ा काम था, कोई सोच नहीं सकता था कि उस जमाने में इतना बड़ा सुधार हो जाएगा। ये सुधार मामूली सुधार नहीं था, इससे उस जमाने के खासकर के निम्न वर्ग के लोगों में एक नई आशा, एक नए उत्साह का संचार हुआ। जो गुलामी किए, उच्च वर्ग की गुलामी क्या अत्याचारों को सहन करते करते जिनकी आत्मा मर चुकी थी, उस आत्मा में भी एक नए जीवन का संचार हुआ केवल इस सुधार से। कानून के समक्ष सबको समानता, कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान माने जाएंगे। ये नेपोलियन ने बहुत बड़ा सुधार किया। नेपोलियन ने बहुत बड़ा सुधार किया और इसी प्रकार से सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसानों को भूदासत्व से मुक्त किया। नेपोलियन के सुधारों को हम लोग नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता के भी नाम से जानते हैं। जरा हम लोग आगे चले और देखें, जब जनता भूखी प्यासी हो जाएगी, बेरोजगारी चरम सीमा पर चली जाएगी, तो चाहे जितना भी सहनशील जनता हो, आपने हथियार तो उठाएंगे। और यही कारण है कि यूरोप के 3 इलाकों में कुलीनों का शासन था। वहां गरीबी, बेरोजगारी और खाद्यान्न की कमी चरम सीमा पर थी। किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए। यही कारण है कि जन विद्रोह होने लगे, कुलीनों का शासन ध्वस्त होने लगा और राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगी। अगर मैं आखिरी घड़ी की चर्चा करूं तो भाई साहब, किसी भी राष्ट्र की सच्ची आत्मा को उस राष्ट्र की कला, संगीत, काव्य, कहानियों और भाषा में दिखाई देती है। सच्ची आत्मा तो यही निवास करती है। और जैसे जैसे इन चीजों का विकास होने लगा लोगों के मन में, वैसे वैसे राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगी। तो बेटा ये चैप्टर नंबर 1 इतिहास का ये पहला टॉपिक था कि कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ
क्या आपको समझ में आई होगी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।